TD जो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे। और फिर लास्ट में आकर ऑसिलेशन चैप्टर, जिसमें अलग तरह का मोशन आ जाता है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। देन स्पेशल टाइप ऑफ मोशन आता है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसके बाद आएगा वेव्स। वेव्स में जो मैकेनिकल वेव्स हैं जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो 11 में पढ़ना है। और जिनको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको पढ़ना है 12th। तो ये तो 11th का सिलेबस हुआ। 12th के सिलेबस में मेनली जो तुमको स्टडी करना है, जिसका फिजिक्स की अगर बात करें हम, तो 11 के इससे मैटर से कोई लिंक नहीं है। 11 में सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो तुम्हारे 12th में काम आती हैं। तो उसमें एक तो वेक्टर्स है, वेक्टर्स साउंड होना चाहिए या सॉलिड होना चाहिए तुम्हारा। और दूसरी जो चीज़ काम आती है वो है कैलकुलस। तो मेडिकल वाले बच्चे या काफ़ी बच्चे कैलकुलस के नाम से घबराते हैं, पर ये जो कैलकुलस है जिसके 3 कंपोनेंट हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये 3 पार्ट हैं इसके। और ये बहुत ही सिंपल लो लेवल की कैलकुलस हमें फिजिक्स में रिक्वायर्ड होती है। मैथमेटिक्स में तो बहुत हाई लेवल पे जाना होता है, पर फिजिक्स में बहुत ही लो लेवल की कैलकुलस से हमारा काम चल जाता है और उसको प्रिपेयर करना बड़ा आसान है। तो वो भी सीखेंगे हम। तो 11 में मेन जो है हमें ध्यान रखना है कैलकुलस और वेक्टर्स, इसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़नी। 12th में ये काम है। 12th में जो पढ़ोगे तुम, 3 पार्ट हैं फिजिक्स के। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुम्हें पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अपने आप में काफ़ी वाइड टर्म है और इसमें 4 यूनिट तुम्हारे इनबिल्ट हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आ जाता है। जैसे मतलब सिमेट्री है, तुम देखोगे फिजिक्स में बहुत सारी सिमेट्री है। तुम ये देखोगे एक चैप्टर तैयार करते करते हमारा दूसरा चैप्टर अपने आप तैयार हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम ग्रेविटेशन पढ़ते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी तैयार हो जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो मैग्नेटिज्म तैयार हो जाता है। तो इसमें 4 यूनिट हैं और इसमें भी वही कैटेगराइजेशन है जैसे यहाँ था स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक यूनिट है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये डायनामिक्स से रिलेटेड। और फिर अगली यूनिट आती है EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो स्ट्रक्चर को, तो जो तुमने 9th और 10th में पढ़ा था मोर और लेस वही टॉपिक डेप्थ में आ जाते हैं थोड़ा सा 11th और 12th में। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, तुम्हें मान के चलो कि 12th के सिलेबस का आधा पोर्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर कर लेता है। सेकंड पार्ट में आता है ऑप्टिक्स। ये सबसे बड़ी यूनिट है 12th के सिलेबस में। ऑप्टिक्स में हम 2 तरह के ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उसको बोलते हैं जिसमें रे डायग्राम्स वगैरह हमें बनाने होते हैं, लेंस, मिरर, प्रिज्म, इनको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम फिजिकल फिनोमेना पढ़ते हैं। जैसे तुमने देखा होगा सोप बबल में कलर्स नजर आते हैं, उसका कारण है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या होता है? साउंड के लिए तो हमें 11th में पढ़ना है, लाइट के लिए पढ़ते हैं 12th में। ऐसे डिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है तो बाहर की आवाजें आ जाती हैं अंदर। अगर पूरा बंद है तब फिर चांसेस हैं कि बाहर की आवाजें कम आएंगी। जब दरवाजा ही वाइब्रेट करने लगेगा तो साउंड आएगी, अदरवाइज बाहर से आवाज नहीं आएगी। पर थोड़ा सा खुला हो या ज्यादा खुला हो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाहर की आवाज अंदर आ जाती है। कैसे? मुड़कर। तो ये जो वेव्स हैं ये बैंड हो जाती हैं एट द एजेस ऑफ कॉर्नर्स, एट द एजेस एंड कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड ओपनिंग्स, स्लिट्स। कोई ओपनिंग है उसको बोलेंगे स्लिट, कोई ऑब्स्टिकल अवरोध आ गया रास्ते में तो ऑब्स्टिकल। तो उसके किनारों पर लाइट भी बैंड हो जाती है, साउंड भी बैंड हो जाती है, रेडियो वेव्स भी बैंड हो जाती है। और बैंड होने का जो फिनोमेना इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये साउंड का डिफ्रैक्शन जो इजीली हो जाता है, वही कारण है कि बाहर खड़ा होकर तुम्हारा दोस्त आवाज लगाता है, तुम्हें अंदर तक आवाज आ जाती है, तुमको आवाज सुनाई दे जाती है। तो वो साउंड का डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। कंडीशन ये रिक्वायर्ड होती है जो ऑब्स्टिकल है उसका साइज उस वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए जिसका डिफ्रैक्शन होना है। तो लाइट अगर वो बाहर से दोस्त टॉर्च जलाएगा वो रोशनी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि रास्ते में जो ऑब्स्टिकल है, खिड़की, दरवाजे, इनका साइज मीटर के ऑर्डर का है। जबकि लाइट की जो वेवलेंथ है वो, लाइट की वेवलेंथ का तुम्हें आइडिया ऐसा होना चाहिए, जैसे तुमसे पूछा जाए तो लाइट की वेवलेंथ या तो विजिबल रेंज तुम्हें पता हो
क्या तुम्हें पता हो कि ये जो सोडियम लैंप लगे हुए हैं, जो रोड लाइट है हमारे यहाँ पे क्या है, पहले हुआ करते थे बल्ब शुरू में, फिर बल्ब के बाद लगाई ट्यूबलाइट। वो भी तुम सीखोगे फिजिक्स में कि बल्ब से ट्यूबलाइट अच्छी क्यों। बल्ब है पॉइंट सोर्स, ट्यूबलाइट है लाइन सोर्स, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है वो सीखोगे। फिर ट्यूबलाइट के बाद हमने लगा दिया सोडियम लैंप। तो सोडियम लैंप क्यों लगाया, बिकॉज आवर आईज आर मैक्सिमम सेंसिटिव फॉर येलो ग्रीन कलर, और सोडियम लैंप येलो कलर की कैरेक्टरिस्टिक लाइट देते हैं, जिसकी वेवलेंथ होती है, तुम्हें आसानी से याद रख सकते हो, 555 नैनोमीटर, जिससे तुम्हें ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ भी याद हो जाएगा। 555 नैनोमीटर, 555 याद रखना आसान है। 555 डिटर्जेंट, 555 टिकिया कपड़े धोने की आती, वो स्वदेशी है, यानी वो इस्तेमाल करते हो तुम बजाय रिन के, सर्फ के, तो उसका पैसा हमारे देश में रहता है, और रिन और सर्फ इस्तेमाल करते हो तो पैसा बाहर चले जाता है, उससे हमारे देश को फायदा नहीं होता। तो 555 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर, यहाँ से तुम अगर ऑर्डर निकालना चाहो तो 555 × 10⁻⁹, यानी हो गया 10⁻⁶ -7 के ऑर्डर की। तो लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁶ -7 के ऑर्डर की, तो इसका डिफरेंशियल मीटर के ऑर्डर के ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। खिड़कियां दरवाजे मीटर के ऑर्डर के, उनका साइज। तो लाइट का डिफ्रैक्शन अगर ऑब्जर्व करना है तो हमें बहुत ही स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट है। तो सेकंड फिनोमेना डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में। थर्ड फिनोमेना पोलराइजेशन, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना पोलराइजेशन, इसको उसमें पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड पार्ट आता है इसमें 12th के सिलेबस में फिजिक्स में, थर्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो ये मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, तो सिंपल है, जैसा नाम है वही है, मॉडर्न। जितनी भी फिजिक्स 19वीं सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है, 19वीं शताब्दी के बाद, उस सबको हमने रखा है इस कैटेगरी में, हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। 19वीं सेंचुरी के बाद जो भी फिजिक्स डेवलप हुई है, जैसे एटम्स की थ्योरी जो केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कॉमन है तुम्हारे, तो 19वीं सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है, उसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई इसमें, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, ये कैसे काम करते हैं, ये सब तुम्हें पढ़ाया जाएगा, ये मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, जिस पर सोलर सेल भी बेस्ड होता है, ऐसा हम यूँ कह सकते हैं। सोलर सेल का फंक्शन उससे मिलता जुलता है कि लाइट आकर पड़ी और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। रेडियो एक्टिविटी भी 19वीं सेंचुरी के बाद डेवलप हुई, उसको भी पढ़ना है मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट में कम्युनिकेशन, यानी ये डिवाइसेस तो हैं ही सही, पर जितने भी तरह के कम्युनिकेशन हो रहे हैं, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, टीवी कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कैसे हो रही है, एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, जो एफएम तुम सुनते हो, और इन सब की डिटेल कम्युनिकेशन की हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट डे तक की, लगभग प्रेजेंट डे तक कैसे बोल दें हम, क्योंकि जब तक किताब छापी गई थी तब तक इतने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुए थे। प्रेजेंट डे इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है फिजिक्स का, ये पूरा सिलेबस है जो तुमको पढ़ना है। अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबका मार्किंग पैटर्न होता है जो दिया होता है, तो तुम्हें अवेयर होना चाहिए कि तुम्हारा जो भी बोर्ड है, CBSE, RBSE, MP बोर्ड के भी बच्चे यहाँ हमारे कोटा में आ रहे पढ़ने, बिहार बोर्ड, तो थोड़ी सी तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि तुम्हारा जो भी बोर्ड है उसका सिलेबस क्या है। छोटी क्लास में जब तक तुमने पढ़ाई की, सिलेबस का कुछ मतलब नहीं था तुम्हारे लिए, जो स्कूल टीचर ने तुम्हारी कॉपी में लिखवा दिया वो तुम्हारा सिलेबस था, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला था। पर जैसे हम हायर लेवल पे पढ़ाई करते हैं, 10th में आ गए तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो गया। अब स्कूल एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो तुम, लोकल नहीं दे रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो गया। और 11th में चलो फिर भी होम एग्जामिनेशन मान लेते हैं, पर 12th में और आगे कॉलेज में जो सारी पढ़ाई की जाती है वो सिलेबस के हिसाब से की जाती है। तो सिलेबस से अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी? हर बोर्ड ने अपनी वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है। जैसे CBSE की वेबसाइट तुम्हें पता होना चाहिए, cbse.nic.in, इस पे तुम्हें सारी जानकारी, सारे अपडेट्स मिलेंगे। फिर CBSE की जो भी बुक्स हैं वो अवेलेबल है NCERT वाली वेबसाइट पर, ncert.nic.in, सब मिलती जुलती हैं। ऐसे ही राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट है raj.edu.nic.in,
इसी तरह से बिहार बोर्ड की है BACB। सिंपली सर्च इंजन में जाकर हम वो बोर्ड का नाम डाल दें, वेबसाइट अपने आप वहाँ पर विजिबल हो जाएगी। ऐसे MP बोर्ड की वेबसाइट। तो बोर्ड की वेबसाइट से ना केवल तुम सैंपल पेपर देख सकते हो, अपना पूरा सिलेबस देख सकते हो। तो तुम्हारी एक्सरसाइज इस तरह से बननी चाहिए। फिर पढ़ना एक अलग बात है, मैं तुम्हें इतनी जो डिटेल बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 0 इसका नाम इसलिए दिया, जैसे हम कभी मकान बनाते हैं तो बिल्डिंग बनानी है हमसे। अगर हम सीधे बिल्डिंग बनाना शुरू कर दें, हम सोचे ही नहीं कि हमें कहाँ पर कौन सी दीवार खड़ी करनी है, कहाँ पर रसोई बननी है, कहाँ पर ड्राइंग रूम बनना है, कहाँ पर बाकी रूम्स बनाने, बिना मैप के, बिना नक्शे के अगर हम काम करें तो काफ़ी परेशानी होती है, हमारी बहुत सारी मेहनत बेकार जाए। तो सबसे पहले हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए कि ये जो 2 साल तुम्हें पढ़ाई करनी है, 11th और 12th कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, तो इसमें क्या क्या तुम्हें तैयार करना है, तैयार करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होना चाहिए, जिससे, क्योंकि तुम अगर यूँ कहते हो कि हम बहुत मेहनत करेंगे, तुम कहते हो कि हम हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, तो उससे कोई गारंटी नहीं हो जाती कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुम मेहनत करोगे तो क्या दूसरा बच्चा मेहनत नहीं करेगा? वो भी तैयार है, वो बोलता है मैं भी मेहनत करूंगा, मैं कंपटीशन प्रिपेयर करने आया हूँ और मैं बहुत मेहनत करूंगा। तो जब सारे ही लोग मेहनत करेंगे तो कंपटीशन में कौन आगे आएगा? सब तो नहीं आ सकते। इसका मतलब खाली मेहनत से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो हर कोई कर लेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाई का सही तरीका पता होना चाहिए, जिससे कि तुम जो भी एफर्ट कर रहे हो वो कन्वर्ट हो आउटपुट में, क्योंकि एफर्ट जब आउटपुट में कन्वर्ट होगा तब तुम्हारे नंबर भी दिखने लगेंगे तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्स में। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो ये प्लानिंग पार्ट है हमारा लेक्चर 0 में, जिसमें हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्या चलेगा, कैसे चलेगा, वगैरह वगैरह। तो आइडियल टाइम कितना होता है, कैसे पढ़ाई करनी है, ये सारी बात डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज तुम्हें करनी है, जो भी चैप्टर तुम्हारा चालू होना है तुम्हारी मेन क्लासेस में, तुम्हें उसके सिलेबस से अवेयर होना चाहिए। अब सिलेबस कौन कौन सा? एक तो बोर्ड का सिलेबस, एक कंपटीशन का सिलेबस। जो भी कंपटीशन तुम्हें देना है, AIPMT देना है तो उसका सिलेबस, तुमको IIT देना है तो IIT का उस चैप्टर का सिलेबस तुम्हारे कमरे की दीवार पर होना चाहिए, और वो फोटोकॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी अवेयरनेस तभी बढ़ेगी जब तुम उसको लिखोगे। हमेशा जो भी तुम चीजें तैयार करना चाहते हो, पढ़कर नहीं, लिखकर तैयार करो, तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। तो जब तुम उसको टॉपिक को लिखोगे तो तुम्हारी उसके साथ फैमिलियरिटी बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे कुछ चैप्टर्स का मैंने नाम लिया, तुमने कुछ चीजें मान लो पहली बार सुनी, मान लो तुमने पहली बार सुना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अब ये तुम्हें नया सा लगा, पर जब तुम दूसरी बार सुनोगे तुम्हें लगेगा फैमिलियर। हमें कुछ चीजें मुश्किल लगती है, कुछ चीजें आसान लगती है। अंतर क्या है? मामूली सा अंतर है। जिनसे हम फैमिलियर हैं वो हमें आसान लगता है, और जिनसे हम फैमिलियर नहीं है हमें लगता है मुश्किल है। तो फैमिलियरिटी लेवल ही मैटर करता है। सब्जेक्ट में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, फिजिक्स तो उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट है, तो सारी चीजें बहुत आसान होती हैं, बस वो डिपेंड करता है फैमिलियरिटी लेवल पर। जैसे जैसे हम किसी से फैमिलियर होते जाते हैं, हम खुलते जाते हैं, हमारी झिझक खत्म हो जाती है और हमें वो चीजें आसान लगती है। ऐसे कोई अजनबी से तुम मिलते हो तो पहली बार बात करने में झिझकते हो, पर जब तुम 3-4 बार मिल चुके हो तो तुम फैमिलियर हो चुके हो, अब तुम्हें कोई घबराहट नहीं होती। तो सब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो इस चीज़ को हम समझें, और फैमिलियरिटी लेवल बढ़ाने के लिए हमें रिविजन्स करने पड़ेंगे, टाइमली रिविजन्स करने पड़ेंगे। अब रिविज़न का भी एक शेड्यूल होना चाहिए, रेगुलर शेड्यूल, साइंटिफिक शेड्यूल। तो वो साइंटिफिक शेड्यूल क्या होना चाहिए, उससे अवेयरनेस होना जरूरी है। तो फैमिलियरिटी बढ़ाने के लिए रिवीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। इस पर कई रिसर्च हुई, साइंटिफिक रिसर्च हुई, कब हमें रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है, मैं एक पैटर्न तुमको बताऊँ, पढ़ने का तरीका तुम्हारा क्या हो। तो सिलेबस के बारे में जो बताया वो रिपीट करो। सिलेबस क्या करना है तुम्हें, उस चैप्टर का सिलेबस जब तक वो चैप्टर चल रहा है वो तुम्हारे कमरे की दीवार पे होना चाहिए, तुम्हारे हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। फिर अगला चैप्टर चालू होता है तो उसकी जगह तुम